Our next topic is solvent extraction technique. Actually, solvent extraction technique is applied between two solvents. मैं पहले एक छोटा सा स्केच ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन पे आता हूँ, फिर फर्दर हम इसकी ये जो डायग्राम सेपरेटिंग फनल है इसकी हम वर्किंग पे भी आते हैं। सपोज मेरे पास दो सॉल्वेंट हैं, एक मैं कहता हूं कि सॉल्वेंट 1 है और एक मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो सॉल्वेंट है वो क्या है 2 है। ये दो सॉल्वेंट हैं। जो सॉल्वेंट 1 है ये नॉन वोलाटाइल है, दैट इज नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल हम कहते हैं ऐसा हमारा लिक्विड जो वेपर्स बन के उड़ जाए, दैट इज वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल हम कहते हैं जो वेपर्स बन के ना उड़े। जो हमारा सॉल्वेंट 2 है दैट इज वोलाटाइल। वोलाटाइल ये टर्म हम यूज करते हैं, ये वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है। दूसरा हम ये कहते हैं कि ये हमारा थर्मली अनस्टेबल होता है। जब हम टेम्परेचर देते हैं तो ये स्टेबल नहीं रहता, ये उड़ जाता है, ये वेपर फॉर्म में निकल जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब मैं जरा इसके स्केच की तरफ आता हूं। हमारे पास एक सॉल्यूट है, दैट सॉल्यूट इज इंटरेक्टेड विद सॉल्वेंट 1, दैट इज soluble in solvent 1। जब वो सॉल्यूट सॉल्वेंट 1 में सॉल्युबल है उस वक्त सॉल्वेंट 2 नहीं था। जब सॉल्वेंट 2 आया दैट सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल, दैट सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट 2 एज कंपेयर टू सॉल्वेंट 1। तो सॉल्वेंट 1 को छोड़ के सॉल्वेंट 2 की तरफ क्या करेगा, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, वो सॉल्यूट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अब ये एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल, तो उसकी दो अलग-अलग लेयर्स बन जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ईथर लेयर अपर साइड पे, लोअर साइड पे एक्वस लेयर। ये आपस में सॉल्युबल भी नहीं है। अब अगर हमारा कोई सॉल्यूट था वो एक्वस लेयर में सॉल्युबल था, एक्वस लेयर इज नॉन वोलेटाइल। जब हमने उसमें ईथर डाला तो वो सॉल्यूट अपने आप को किस तरफ शिफ्ट कर लेगा, ईथर लेयर में शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे ईथर लेयर में शिफ्ट कर देगा फिर ईथर तो उड़ जाएगा, ईथर क्योंकि वोलेटाइल है, ईथर तो उड़ जाएगा, पीछे हमारा वो कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। सॉल्यूट वाज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट 1 दैट इज नॉन वोलेटाइल। जब हमने उसमें एक ऐसा सॉल्वेंट डाला जो सॉल्युबल भी अपने अंदर ज्यादा करता है उस कंपोनेंट को और वोलेटाइल भी है, तो हमारा सॉल्यूट उसमें शिफ्ट हो जाएगा, फिर ईथर उड़ जाएगा, हम पीछे अपना प्रोडक्ट जो है वो क्या करेंगे, हासिल कर लेंगे इस सेपरेटिंग फनल के जरिए। अब यहां पे ईथर और वाटर हम यूज कर रहे होते हैं, तो इसके लिए हम एक टर्म ईथर एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। ईथर एक्सट्रैक्शन, ईथर का जो डेंसिटी है वो लो होगी इसलिए वो अपर लेयर डेवलप करेगा, एक्वस लेयर लोअर लेयर हो जाएगी ड्यू टू मोर डेंस इन नेचर। तो इस बेस पे हम दो लेयर्स को अलग-अलग, एक लेयर को फिर हम पहले इस वॉल्व के जरिए यहाँ पे अलहदा निकाल लेंगे, मतलब वाटर को अगर हम अलहदा निकाल देते हैं हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, फिर ईथर लेयर में हमारा कंपाउंड होगा, फिर ईथर लेयर में अपना कंपाउंड जो वो हम हासिल कर लेंगे। क्लियर हो गया? ये एक जनरल सा उसका ट्रेंड है हमारी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। Solvent extraction is a technique that is also purification technique, that is also separating technique, that is based upon solubilities, solubility पे डिपेंड करता है। मतलब हमारा कंपोनेंट लेस सॉल्युबल सॉल्वेंट से मोर सॉल्युबल सॉल्वेंट की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है।
जहां से हम उसको हासिल करते हैं और हम अपनी प्योरिटी यहाँ पे शो करते हैं, हम उसको क्रूड को हम प्योर फॉर्म में अलग कर लेते हैं। ये ईथर इंट्रोडक्शन की तरफ है, ईथर एक्सट्रैक्शन की हमारी स्केच था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पार्टीशन लॉ। पार्टीशन लॉ, इसको हम पार्टीशन लॉ भी कहते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। बड़ा सिंपल सा स्केच है, मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ बाद में आता हूं। मेरे पास दो सॉल्वेंट हैं, मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सॉल्वेंट 1 और दूसरा मेरे पास है सॉल्वेंट 2। ये दो सॉल्वेंट हैं, आपस में ये सॉल्वेंट जो दोनों जो है वो क्या है, इमिजिबल हैं। इमिजिबल का मतलब ये होता है जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते, जो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो रहे, जैसे ईथर और एक्वस आपस में मिक्सअप नहीं होते। हमारे पास दो सॉल्वेंट है, सपोज मैं एक सॉल्यूट लेके आता हूं, दैट सॉल्यूट इज 5 ग्राम्स। 5 ग्राम मैं सॉल्यूट लेके आया। अब उस सॉल्यूट की सॉल्वेंट 2 में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सपोज 4 ग्राम इसमें डिसॉल्व होती है और 1 ग्राम किसमें डिसॉल्व होती है, 1 में। ये उसकी एक नेचर है, because that solute is more soluble in solvent 2 as compared to solvent 1। solute कितनी है, 5 ग्राम है, 5 में से 4 solvent 2 में डिसॉल्व हो गई, 1 किस में डिसॉल्व होगी, solvent 1 में। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये solute 10 ग्राम्स लेके आता हूं। 10 ग्राम्स में यहां पे कितनी डिसॉल्व होगी, रेशियो वही 4:1 की रहेगी। 8 ग्राम्स डिसॉल्व हो जाएगी यहां पे और 2 ग्राम्स डिसॉल्व हो जाएगी किसमें, सॉल्वेंट 1 में, वही रेशो जो इसकी निस्बत आ रही है। फिर मैं 15 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व करता हूं, 15 में से 12 ग्राम इधर और 3 ग्राम इधर, उसी रेशो से, दैट इज पार्टीशन लॉ। अब मैं जरा उसकी स्टेटमेंट बता देता हूं, मैं पहले अलग सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। कहता है कि चाहे जितनी मर्जी आप सॉल्यूट ऐड करें, 5 ग्राम ऐड करें, 10 ग्राम ऐड करें या 15 ग्राम ऐड करें, उसकी दो सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी की एक रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज पार्टीशन लॉ। इसको हम डिफाइन भी इसी तरह से करते हैं, अ सॉल्यूट distributes itself into two immiscible solvents with constant ratio, no matter how much the solute is added. Solute distributes itself into two immiscible liquids with constant ratio, no matter how much the solute is added. That is called partition law. That is also named as distribution law. इसे हम distribution law भी कह रहे होते हैं, distribution law। एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए ऊपर यहाँ पे पुट कर दी, मुख्तलिफ उसके अमाउंट्स प्रोवाइड करके। अब इसमें फर्दर एक टर्म यहां पे यूज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, ये एक कांस्टेंट हम यहां पे अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के से हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं, डिनोट कर रहे होते हैं। मैं एक एग्जांपल से इसको मैं फर्दर इसकी तरफ आता हूं। एक्चुअली अगर मेरे पास एक आयोडीन मॉलिक्यूल है I2, इसमें मैं पोटाशियम आयोडाइड डालता हूं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू I3 नेगेटिव ट्राई आयोडाइड। इसको हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, इसे हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, आयोडीन दैट इज आयोडाइड आयन एंड ट्राई आयोडाइड आयन। एक मेरी लेफ्ट साइड पे कंपोजिशन है, एक मेरी राइट साइड पे कंपोजिशन है। ये जो लेफ्ट साइड पे कंपोजिशन है ये नॉन पोलर कंपोजिशन है,
और जो राइट साइड पे कंपोजिशन है ट्राई आयोडाइड, ये पोलर कंपोजिशन है। पोलर कंपोजिशन इज सॉल्युबल इन एक्वस लेयर and non-polar composition is soluble in CCl4 tetrachloromethane, ये इसमें soluble है। इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर, और इसका जो कलर है वो क्या है, पर्पल कलर है। देखें, अगर आयोडाइड पहले एक्वस लेयर में था, जैसे हम उसमें CCl4 डालेंगे, that should be shifted towards CCl4। जब CCl4 की तरफ जाएगा, ब्राउन कलर फेड होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, एंड पर्पल कलर जो है वो डेवलप होना वहां पे शुरू हो जाएगा। ये एक CCl4 एक्सट्रैक्शन हम इसे कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हम ये कहते हैं that is the ratio of the components in organic layer divided by in aqueous layer। इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इज अ रेशियो, किसके दरमियान ये रेशियो है? बिटवीन कंपोनेंट इन ऑर्गेनिक लेयर एंड कंपोनेंट इन एक्वस लेयर। उसकी जब हम रेशियो निकालते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। जस्ट लाइक यहां पे अगर हम इसको मेंशन करें, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट आयोडीन किस में होगा? CCl4 में होगा। ये हमारी कंपोजिशन अपर साइड पे है, आयोडीन पोलर सॉल्वेंट में, डिवाइडेड बाय ट्राई आयोडाइड किस में होगा? H2O में होगा, एक्वस लेयर। हम इसे इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, और हम इसे इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, that is iodine in CCl4 and divided by iodide in aqueous form। हम aqueous भी लिख सकते हैं इसके साथ, एक्वस भी मेंशन किया जा सकता है और H2O भी मेंशन किया जा सकता है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट आ जाएगा, that is ratio between composition in organic and in aqueous layer। ठीक है, ये हमारा पार्टीशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हो गया। अब हमारा सॉल्यूट एक्वस लेयर से जो शिफ्ट हो रहा होता है वो किस तरफ शिफ्ट होता है? ऑर्गेनिक लेयर से। फिर ऑर्गेनिक लेयर वोलेटाइल होती है, छोड़ के चली जाती है, जिस बेस पे पीछे हम अपने सॉल्यूट को सेपरेट कर लेते हैं। दैट इज अबाउट सॉल्वेंट